बच्चों, बीते दिनों हमने जाना कि संस्कृति क्या है। संस्कृति के एक अंश को ही हम जान पाए थे और उससे पूर्व हमने ये जाना था कि जनजातीय समाज और जाति के मध्य क्या अंतर है। और जैसे कि आप जान रहे हैं कि पिछले कुछ सप्ताह से हम सोशल एंथ्रोपोलॉजी, जो आपका सेकंड पेपर है, उसकी फर्स्ट यूनिट का पहला पार्ट हमने कंप्लीट किया था। अब हम उसके दूसरे पार्ट, जो कि है संस्कृति की अवधारणा, संस्कृति का अर्थ, और उसके बाद हमें पढ़ना है संस्कृति संवर्धन का सिद्धांत। ठीक है, आने वाले लगभग 5-6 दिनों तक हम इस विषय को पढ़ेंगे। और आपको याद होगा कि हमने ये जाना था कि पशुओं के पास संस्कृति क्यों नहीं है और मानव क्यों समस्त जगत में सर्वश्रेष्ठ ईश्वर की कृति है, क्योंकि उसके पास संस्कृति है। पर हमने साथ में ये भी जाना कि संस्कृति कहीं अपने आप अवतरित होने वाली वस्तु नहीं है या कोई जैविकीय अवधारणा नहीं है। संस्कृति समाज के मध्य ही उत्पन्न होती है और समाज के द्वारा ही निर्मित होती है। और समाज अपने आप में पत्थर, फूल, पेड़, पौधे नहीं है, समाज मनुष्य है। ये बात आप जानते ही हैं। उसके पश्चात हमने ये जाना था कि ऐसी कौन सी विशिष्ट विशेषताएं हैं जिनके कारण मनुष्य संस्कृति का निर्माणकर्ता बनता है। और उन विशेषताओं में हमने जाना कि मनुष्य के पास सीधे खड़े होने की क्षमता है, मनुष्य के पास तीक्ष्ण बुद्धि और तीव्र बुद्धि जिसे कहते हैं, और एक दृष्टि है जिससे वो वस्तुओं का, तथ्यों का तुलनात्मक रूप से अध्ययन कर सकता है, विश्लेषण कर सकता है। हमने ये भी जाना कि उसके पास घुमा सकने वाले, जिसे फ्लेक्सिबल हैंड्स कहते हैं, घुमा सकने वाले हाथ हैं जिससे वो वस्तुओं को पकड़ सकता है। ऐसी हमने तमाम विशेषताओं को जाना। और उसके पश्चात मैंने आपको एक परिभाषा भी बताई थी संस्कृति की, जिसका सार यही था कि संस्कृति प्रकृति प्रदत्त नहीं है, संस्कृति का निर्माणकर्ता स्वयं मनुष्य ही है। आज हम कुछ और परिभाषाओं को जानेंगे जो संस्कृति के संबंध में विभिन्न सामाजिक वैज्ञानिकों ने दी। और उसमें से प्रथम परिभाषा जिसके बारे में हम आज जानेंगे वो है बिडेन। बिडेन एक प्रसिद्ध सामाजिक वैज्ञानिक रहे हैं जिन्होंने संस्कृति के तत्वों का स्पष्टीकरण किया। पहले मैं आपकी सहजता के लिए उस परिभाषा को बता देती हूँ और फिर उसके बाद मैं सिलसिलेवार आपको उसे समझा भी दूँगी। तो बिडेन ने क्या कहा था? बिडेन ने अपनी परिभाषा में संस्कृति के तत्वों का स्पष्टीकरण करते हुए लिखा कि संस्कृति कृषि संबंधी तथ्यों, प्राविधिक तथ्यों, सामाजिक तथ्यों तथा मानसिक तथ्यों की उपज है। दूसरे शब्दों में संस्कृति में कृषि, कला, प्रौद्योगिकी, सामाजिक संगठन, भाषा, धर्म, कला आदि का समावेश होता है। अब इसे हम समझें कैसे? देखिए, हमने पहले ये जाना था कि संस्कृति मानव निर्मित है। अब ये सारे जो मैंने आपके सामने शब्दों को उच्चारित किया, पहला शब्द क्या उच्चारित किया? कृषि। दूसरा शब्द उच्चारित किया कला, तीसरा प्रौद्योगिकी, चौथा सामाजिक संगठन, पांचवा भाषा, छठवां धर्म, सातवां कला और आदि आदि आदि। क्या ये सब, इनमें से कोई भी चीज़ प्रकृति प्रदत्त है? नहीं है। तो अब आपको समझना बहुत सहज होगा। कृषि प्रकृति प्रदत्त है ना, भूमि प्रकृति प्रदत्त है ना। उपजाऊ भूमि या बंजर भूमि प्रकृति प्रदत्त हो सकती है, पर उस भूमि में, भूमि के भीतर बीज को बोना, हल चलाना, उसकी सिंचाई करना, फसल उगाना, ये सारा का सारा मनुष्य प्रदत्त है, मानव प्रदत्त है। ठीक है। अब इसके बाद आते हैं हम कला पे। कला क्या प्रकृति प्रदत्त है? ना। कला क्या है? किसी मूर्ति का निर्माण करना। पत्थर प्रकृति प्रदत्त है, लकड़ी प्रकृति प्रदत्त है, ठीक है। लेकिन उस पत्थर को तराश कर मूर्ति को बनाना क्या होगा? कला होगी, ठीक है। तो ये भी क्या हुआ? मानव प्रदत्त हो गया। अब आते हैं प्रौद्योगिकी। आप भली भांति जानते हैं कि प्रौद्योगिकी मानव प्रदत्त है। अब इसके बाद आते हैं हम सामाजिक संगठन। ईश्वर प्रदत्त मनुष्य है, मनुष्य का निर्माण हुआ,
परंतु उसके मध्य सामाजिक संगठन को निर्मित करना क्या है? मानव प्रदत्त है। मानव के पास भाषा है, मानव ने ही धर्म का निर्माण किया है। तो ये सारी चीज़ें उस बात का सार है जो हमने पहली पंक्ति में याद रखनी है कि प्रकृति प्रदत्त संस्कृति नहीं है। फिर रिपीट करती हूँ, संस्कृति की अवधारणा प्रकृति प्रदत्त नहीं है, वो मानव प्रदत्त है। मानव ने उसको निर्मित किया है, तो मानव ही संस्कृति का निर्माण करता है। आगे समझ में? तो बिडेन ने इसी बात को स्पष्ट किया है कि संस्कृति में कृषि, कला, मैं समझ पाती हूँ कि आप कृषि को लेके ज़रूर कंफ्यूज हो गए होंगे कि कृषि तो ईश्वर प्रदत्त है, प्रकृति प्रदत्त है, लेकिन मैंने आपको समझा ही दिया कि भूमि प्रकृति प्रदत्त है, परंतु कृषि मानव प्रदत्त है, मानव द्वारा बनाई गई है। ठीक है। अब इसके बाद हम बेनेडिक्ट, ये भी एक प्रसिद्ध सामाजिक वैज्ञानिक रहे हैं, बेनेडिक्ट ने संस्कृति को एक प्रतिमान के रूप में माना है। उनके शब्दों में व्यक्ति की भांति संस्कृति भी विचार और क्रिया का एक बहुत कुछ सुस्थिर प्रतिमान है। क्या है संस्कृति? व्यक्ति के विचार और क्रिया का। अब क्या संस्कृति अपने आप ही बन जाती है? नहीं। संस्कृति क्या है? हमारे आचार, विचार, कला, हमारे जीवन जीने का तरीका संस्कृति है। देखिए, आपको पहले दो बिंदुओं को समझना होगा। संस्कृति के दो भाग हैं, भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति। जहाँ तक मैं याद करती हूँ, मैंने पिछली कक्षा में भी आपको इसके बारे में समझाया था। और ये दोनों ही तत्व संस्कृति में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं और सभी सामाजिक वैज्ञानिक इन दोनों तत्वों की अपनी परिभाषाओं में, अपनी व्याख्याओं में चर्चा करते हैं। अब वो तत्व मैं जो आज विद्यार्थी जुड़ रहे हैं उनके लिए मैं ये बात समझाना चाहूँगी कि भौतिक तत्व क्या है, भौतिक जो संस्कृति है वो क्या है। जैसे कि नाम से स्पष्ट है, भौतिक, जो जिस वस्तु को हम स्पर्श कर सकते हैं, जिस वस्तु को हम खुली आंखों से देख सकते हैं, जिसे हम जो एक समय के बाद नष्ट हो जाती है, वो भौतिक संस्कृति है। चलिए इसको बात को समझाती हूँ। देखिए, वैदिक संस्कृति में या तत्पश्चात सदियों हमारी जो निर्माण कला रही है वो बिल्कुल अलग थी। गुंबद बनने के तरीके अलग थे, जो इमारत बननी थी उनका जो निर्माण का जो सिस्टम था, जो निर्माण की प्रक्रिया थी वो बिल्कुल अलग थी। परंतु तत्पश्चात जब मुग़ल आए तो मुग़लों की जो निर्माण कला थी वो बिल्कुल अलग थी, उनकी संस्कृति अलग थी। वो बाहर से आए थे, उस संस्कृति को लेकर आए। तो आप देखिएगा, तत्पश्चात जब अंग्रेज आए और उन्होंने भारत पे राज किया तो उन्होंने जिस संस्कृति का, मैं सिर्फ इस वक्त भौतिक संस्कृति की बात कर रही हूँ बच्चों, तो उन्होंने जो भवन बनाए, इमारत बनाई, जो उनकी टेबल चेयर जो भी सिस्टम था, आपको देखिए बहुत अच्छे से याद होगा कि हमारी संस्कृति में टेबल चेयर का तो कहीं कॉन्सेप्ट था ही नहीं। हमारे यहाँ पीढ़ा होता था। पीढ़ा मतलब नीचे बैठकर बैठने वाला एक जिसे कहना चाहिए चौकी, वो व्यवस्था थी। और हमारे यहाँ भोजन करने की प्रथा क्या थी, हम ज़मीन पे बैठ के भोजन करते थे। लेकिन फिर उसके बाद इस भौतिक संस्कृति में परिवर्तन आया, डाइनिंग टेबल का कॉन्सेप्ट आया, ड्रेसिंग टेबल का कॉन्सेप्ट आया। तो ये सब भौतिक संस्कृति के हिस्से हैं। तो हर संस्कृति की अपनी एक अलग विशिष्ट भौतिक संस्कृति होती है, हर किसी की अपनी एक शिल्प कला होती है और किसी की अपनी एक निर्माण कला होती है, और वो उसका परिचायक, उस संस्कृति का परिचायक बन जाती है। वाइस वर्सा, उसी के विपरीत क्या होता है अभौतिक संस्कृति। अभौतिक संस्कृति क्या है? हमारे मूल्य, हमारे विचार, हमारी भावनाएं, जिन्हें हम स्पर्श नहीं कर सकते, जिन्हें हम देख नहीं सकते, परंतु वही हमारे
स्वयं का निर्माण करती हैं। वो मूल्य हमारा परिचायक होते हैं, वो रूढ़ियाँ, वो परंपराएं हमारा स्वाभिमान बनती हैं, हमारा परिचय बनती हैं। आप हमेशा, आप लोग जब आपस में भी बात करते हैं तो कई बार आप कहते होंगे कि नहीं नहीं, ये काम तो भारतीय संस्कृति में सही नहीं माना जाता, ये तो भारतीय संस्कृति का परिचायक नहीं है। कई बार ये कहा जाता है अरे ये तो पश्चिमी संस्कृति से हमने लिया है। तो आप इस अंतर को भली भांति समझ गए होंगे। तो बेंडिक्ट ने यही कहा था कि संस्कृति विचार और क्रिया का एक सुस्थिर प्रतिमान है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मेलिनोवस्की की। मेलिनोवस्की ने क्या कहा? मेलिनोवस्की के अनुसार संस्कृति प्राप्त आवश्यकताओं की एक व्यवस्था तथा उद्देश्य मूलक क्रियाओं की एक संगठित व्यवस्था है। आपके मतानुसार, किसके मतानुसार? मेलिनोवस्की के अनुसार संस्कृति के अंतर्गत जीवन के समग्र तरीके या ढंग आ जाते हैं जो कि व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक तथा अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। रुके, हम इसको समझें। देखिए, व्यक्ति की शारीरिक आवश्यकता की पूर्ति संस्कृति कैसे करेगी? व्यक्ति को सोने के लिए खाट देगी, व्यक्ति को सोने के लिए चारपाई देगी, चटाई देगी। ये हमारी संस्कृति का हिस्सा है। आपको पता है कि पश्चिमी संस्कृति में चटाई या खाट जिस रूप में हम निर्मित करते हैं वहाँ वैसी नहीं होती। ठीक है, अब उसके बाद हमारी शारीरिक आवश्यकता क्या है? वस्त्र। तो देखिए, भारतीय संस्कृति की अगर हम बात करें तो पश्चिमी संस्कृति में महिलाएं कहाँ साड़ी पहनती हैं क्या? नहीं, लेकिन हमारे यहाँ ये हमारी संस्कृति है साड़ी पहनना। ठीक है, अब ये मैंने एक उदाहरण आपको दिया। तो ये हमारा जो हम वस्त्र हमारे शरीर को ढकते हैं, है ना, वो हमारी शारीरिक आवश्यकता है। हमारा भोजन हमारी शारीरिक आवश्यकता है। और हर संस्कृति का अपना एक भोजन ग्रहण करने का, भोजन सिर्फ ग्रहण करने का नहीं, भोजन कौन सा ग्रहण करना है उसके भी अलग अलग तरीके होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं मानसिक। देखिए, जो हमारी पूजा विधि है वो हमें मानसिक सुख प्रदान करती है। जो हमारी देखिए, हम एक हमारी भारतीय संस्कृति कहती है कि चींटियों के लिए भी आटा और चीनी का प्रबंध हमें करना है। अपने खाने में से जब हम भोजन ग्रहण कर रहे हैं तो उसका एक कौर हमें कौवे के लिए रखना है, पक्षी के लिए रखना है। जब घर की माँ, बहन, पत्नी जब भोजन बनाती हैं तो पहली रोटी किसके लिए बनानी है? गाय के लिए बनानी है। पर क्या ये पश्चिमी संस्कृति में होता है? कदापि नहीं। आखिरी रोटी किसके लिए बनानी है? कुत्ते के लिए बनानी है, कुकुर के लिए बनानी है। क्या ये पश्चिमी संस्कृति में होता है? नहीं। तो भोजन भी प्रतीक है संस्कृति का। और अन्य जो हमारी आवश्यकताएं हैं वो सारी आवश्यकताओं की पूर्ति संस्कृति के माध्यम से होती है। और ये प्रकृति के बंधनों से मुक्त है क्योंकि इसका निर्माता स्वयं मनुष्य है। मुझे लगता है मैंने बहुत विस्तार से आपको समझाने की चेष्टा की, आपको समझ में आ गया होगा। परंतु फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आया तो जिस ग्रुप में ये वीडियो आपके पास शेयर किया जाएगा आप बेझिझक मुझसे प्रश्न पूछ सकते हैं। इस प्रकार मेलिनोवस्की के अनुसार संस्कृति मानव का वह साधन है जिसके द्वारा या जिसके माध्यम से वह अपने साधनों को प्राप्त करता है, अर्थात अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति वो करता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ें। हॉबल, क्या नाम मैंने आपको बताया? हॉबल। तो हॉबल के मतानुसार उन सब व्यवहार प्रतिमानों की समग्रता को, व्यवहार जो हमारा आचार विचार, जो हमारे व्यवहार करने का तरीका है, व्यवहार प्रतिमानों की समग्रता को संस्कृति कहते हैं जिन्हें मानव अपने सामाजिक जीवन में सीखता है। आ गया समझ में? आपके शब्दों के अनुसार, किसके शब्दों के अनुसार? हॉबल के शब्दों के अनुसार संस्कृति संबंधित सीखे हुए व्यवहार प्रतिमानों का संपूर्ण योग है। ठीक है, सीखा हुआ व्यवहार संस्कृति अपने आप नहीं आती। माँ की कोख से बच्चे ने जन्म लिया और वो संस्कृति स्वाभाविक तौर पे सीख जाएगा? नहीं, उसे संस्कृति सिखाई जाती है। ठीक है, तो संस्कृति सीखे हुए व्यवहार प्रतिमानों का संपूर्ण योग है जो कि एक समाज के सदस्यों की विशेषताओं को बतलाता है।
और जो इसलिए प्राणी शास्त्रीय विरासत का परिणाम नहीं होता। हॉबल के मतानुसार संस्कृति वंशानुक्रम के द्वारा निर्धारित नहीं होती। जनरेशन टू जनरेशन बायोलॉजिकली ये निर्धारित हो जाए, नहीं, इसको सीखना पड़ता है। हमें कैसे चलना है, हमें कैसे उठना है, हमें कैसे बैठना है, हमें कैसे भोजन ग्रहण करना है, किस प्रकार का भोजन ग्रहण करना है, किस प्रकार के वस्त्र धारण करने हैं, किस प्रकार की शिक्षा प्राप्त करनी है, किस प्रकार का हमारा बड़ों के सामने व्यवहार होना चाहिए, किस प्रकार से हमें अपने छोटों से व्यवहार करना चाहिए, किस प्रकार से जब हम सामाजिक समारोह में जाते हैं तो हमारे व्यवहार का तरीका होना चाहिए, किस प्रकार से हमें अपने कार्यस्थल पर व्यवहार करना चाहिए। ये समस्त चीज़ें हमारी संस्कृति का अंग हैं और ये स्वाभाविक तौर पर नहीं आती, प्राणी शास्त्रीय आधार पर नहीं आती, इनको हमें सीखना पड़ता है। तो संस्कृति पूर्णतः सामाजिक आविष्कारों का परिणाम होती है। याद रखिएगा, हॉबल ने क्या कहा, संस्कृति वंशानुक्रम के द्वारा निर्धारित नहीं होती, अपितु सामाजिक आविष्कारों का परिणाम होती है। दूसरे शब्दों में संस्कृति सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति के साधन के रूप में मानव का आविष्कार है। इसी कारण यह विचारों के आदान प्रदान तथा शिक्षा के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होती रहती है। सिखाना पड़ता है, अपने आप नहीं आती, तो सीखने के पश्चात एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को अपनी संस्कृति को सिखाती है और इस प्रकार ये निरंतरता बनी रहती है। अब हम एक बहुत प्रसिद्ध मानव शास्त्री की बात करेंगे। उनका नाम क्या है, हरस्कोविट्ज़। क्या नाम बताया मैंने आपको, हरस्कोविट्ज़। हरस्कोविट्ज़ ने संस्कृति की परिभाषा देते हुए कहा, संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है। अब आपका मन में एक कौतूहल जगेगा कि अभी तक तो हमें ये बताया जा रहा था कि संस्कृति में प्रकृति का कोई योगदान नहीं है, पर्यावरण का कोई योगदान नहीं है, प्राणी शास्त्रीय योगदान नहीं है, ये तो मानव द्वारा निर्मित होती है। ठीक है, तो ये अचानक से बात कहाँ से उत्पन्न हो गई कि पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है। देखिए यहाँ दो चीज़ें, पर्यावरण और मानव निर्मित भाग। पर्यावरण क्या है, पर्यावरण क्या है, नदी है। पर्यावरण का हिस्सा क्या है, पेड़ हैं। पर्यावरण का हिस्सा क्या है, मिट्टी है। पर्यावरण का हिस्सा क्या है, पहाड़ है। पहाड़ मानव ने नहीं बनाया है, मिट्टी मानव ने नहीं बनाई है, नदी मानव ने नहीं बनाई है, ये सब क्या हिस्से हैं पर्यावरण के। लेकिन जब हम एक नदी के किनारे पूजा करते हैं, आरती उतारते हैं, तो वो नदी हमारे लिए माँ हो जाती है, पूजनीय हो जाती है, आदरणीय हो जाती है। और इसका उदाहरण भारतीय संस्कृति में जितनी उत्कृष्टता से हम दे सकते हैं, जितनी विशालता से हम दे सकते हैं, जितनी गौरवमयी भारतीय संस्कृति है कि यहाँ गंगा माँ है, एक सिर्फ नदी नहीं है। यहाँ यमुना माँ है, एक नदी नहीं है जो सिर्फ मनुष्य की प्यास को बुझाए। तो अगर हम गंगा को नदी मानते हैं तो वो हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं है, परंतु जैसे ही हम गंगा को माँ कहते हैं, उनकी आरती करते हैं, उनके प्रति श्रद्धा भाव रखते हैं, अपने पूर्वजों का तारण तर्पण करते हैं, तो वो हमारी संस्कृति का अभिन्न हिस्सा हो जाती है। ठीक उसी प्रकार से जब जो पहाड़ हैं वो मनुष्य ने नहीं निर्मित किए हैं, परंतु उस पहाड़ में से जब हम एक बड़ा हिस्सा काटकर उसे मूर्ति का साकार रूप देते हैं तो क्या होता है, वो हमारी संस्कृति का हिस्सा हो जाती है। जमीन के भीतर पीतल, कोयला, लोहा यह हमारा बनाया हुआ नहीं है, परंतु जब उस पीतल को ज़मीन से निकालकर, उस लोहे को ज़मीन से निकालकर हम तराश के मूर्ति बनाते हैं या तराश के बर्तन बनाते हैं, तो वो हमारी संस्कृति का अभिन्न हिस्सा हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से जब हम मिट्टी संस्कृति नहीं है, परंतु उस मिट्टी से जब हम बर्तन बनाएंगे तो वो हमारी संस्कृति हो जाएगी। अब इस बात को तो आप मेरी समझ ही चुके होंगे कि पर्यावरण संस्कृति का तब हिस्सा बन जाता है जब उसमें मानव का हाथ लगता है। उदाहरण मैंने आपको बताया
कि मिट्टी पर्यावरण का हिस्सा है, परंतु जैसे ही मिट्टी से मूर्ति बनाई जाती है तो वो संस्कृति का हिस्सा हो जाती है। जब मिट्टी से बर्तन बनाया जाता है तो वो संस्कृति का हिस्सा हो जाता है। तो इसी बात को हर्स्कोविट्ज़ ने कहा है कि संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है। यह परिभाषा दो आधार बिंदुओं पर केंद्रित है, पहला प्राकृतिक पर्यावरण और दूसरा सामाजिक पर्यावरण। मानव का संपूर्ण सामाजिक पर्यावरण ही उसकी संस्कृति है। इस सामाजिक पर्यावरण को मानव स्वयं बनाता है। इस निर्माण कार्य में प्राकृतिक घटनाओं या पर्यावरण का कुछ भी योग नहीं होता। यही बात मैं इतनी देर से आपको समझा रही हूँ ना कि इसमें पर्यावरण का कुछ योगदान नहीं है, परंतु वो संस्कृति कब बन जाती है, जब उसमें मानव अपना योगदान देता है। अब हम आएंगे, अभी तक तो हमने संस्कृति की उन परिभाषाओं को पढ़ा जो विभिन्न सामाजिक वैज्ञानिकों ने दी। अब हम जानेंगे संस्कृति की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। संस्कृति की विशेषता पे पहली विशेषता जो हम पढ़ेंगे वो है संस्कृति सीखी जाती है। पिछली कक्षा में भी और अभी तक मैं पिछले 15-20 मिनट से जो आपको पढ़ा रही हूँ, इस बात को मैंने कई बार दोहराया है कि संस्कृति प्राणी शास्त्रीय विशेषता नहीं है, संस्कृति सीखी जाती है। ये सीखा हुआ व्यवहार प्रतिमान है। तो संस्कृति सीखी जाती है, ये संस्कृति की पहली विशेषता है। सीखे हुए व्यवहार प्रतिमानों के संपूर्ण योग को संस्कृति कहते हैं। किसको कहते हैं? सीखे हुए व्यवहार प्रतिमानों के संपूर्ण योग को संस्कृति कहते हैं। प्रजातीय या शारीरिक विशेषताओं की भांति संस्कृति प्रजनन के माध्यम से व्यक्ति को प्राप्त नहीं होती। ये समझ चुके हैं आप, लेकिन फिर भी आपकी सुविधा के लिए, जिससे आपको और बेहतर तरीके से समझ में आए और अच्छे तरीके से याद हो सके, इसलिए इस बात को दोहरा रही हूँ कि संस्कृति प्रजनन के माध्यम से व्यक्ति को प्राप्त नहीं होती, बल्कि वह जिस संस्कृति में जन्म लेता है उससे वह उसे सीखता है। मानव की भाषा व प्रतीकों के माध्यम से विचारों के आदान प्रदान की शक्ति से इस बात की प्रतीक है कि वो दूसरे की संस्कृति के तत्वों को भी सीख सकता है। ठीक है, अब हम संस्कृति की दूसरी विशेषता पर आते हैं। संस्कृति में संचारित या हस्तांतरित होने का गुण निहित है। क्या गुण निहित है? संचारित या हस्तांतरित होने का गुण निहित है। संस्कृति केवल सीखी नहीं जा सकती, अपितु इसे एक मानव से दूसरे मानव को, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक को हस्तांतरित किया जाता है। संस्कृति के इस गुण का तात्पर्य है मानव अपनी पिछली पीढ़ियों की कृतियों के आधार पर अपना वर्तमान जीवन तरीका आरंभ करता है। आपने ये बहुत ज़्यादा सुना होगा, नहीं ये हमारे पूर्वज ही इस तरह की परंपराओं का पालन करते थे, ये हमारे परिवार की संस्कृति, हमारे समाज की संस्कृति, हम इसके विमुख नहीं जा सकते। तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि संस्कृति के इसी गुण के कारण, किस गुण के कारण? हस्तांतरित होने के गुण के कारण मनुष्य क्या करता है? अपनी पिछली पीढ़ियों की कृतियों के आधार पर अपना वर्तमान जीवन तरीका प्रारंभ करता है। प्रत्येक पीढ़ी को फिर से कुछ सिखाना या आविष्कार करना नहीं पड़ता। अब हम अगली विशेषता पर आते हैं। प्रत्येक समाज की संस्कृति एक विशेष प्रकार की होती है। ठीक है, यहाँ कहीं किसी को संशय नहीं होना चाहिए कि हम लगातार बात करते हैं पूर्वी संस्कृति, पश्चिमी संस्कृति, है ना। तो प्रत्येक समाज की संस्कृति एक विशेष प्रकार की होती है, सबकी एक विशिष्ट संस्कृति होती है। इसका मुख्य कारण क्या है कि प्रत्येक समाज की भौगोलिक और सामाजिक परिस्थितियाँ भी अलग अलग होती हैं। बच्चों, आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि संस्कृति समय सापेक्ष और स्थान सापेक्ष होती है। एक ही समय में भारत में जो महाराष्ट्र की संस्कृति है वो केरल की संस्कृति नहीं है ना। एक ही देश की बात कर रही हूँ, अलग अलग राज्यों की वहाँ के भौगोलिक और सामाजिक परिस्थितियों के अनुसार से अलग अलग संस्कृति होती है। जैसे एक उदाहरण बताती हूँ। अमूमन ये देखने में आता है कि जो बंगाल है या जो कश्मीरी क्षेत्र है, वहाँ पर जो ब्राह्मण्स हैं, कश्मीरी पंडित जिन्हें हम कहते हैं, अमूमन देखिए ये सब पर लागू नहीं होता, पर अमूमन ये देखा जाता है क्योंकि वो ठंडे क्षेत्र हैं तो वहाँ के ब्राह्मण भी मांस का भक्षण
करते हैं। परंतु जब हम साउथ की तरफ आते हैं या हम कहाँ आते हैं, मतलब देखिए एक बात आपको समझनी पड़ेगी कि वहाँ का जहाँ पर समुद्र के किनारे रहने वाले या ठंडे प्रदेशों में रहने वाले जो जातियां हैं, भारत में जो जातियों का विभेदीकरण है, और अमूमन ये माना जाता है कि उच्च जातियां, जैसे कि एम एन श्रीनिवासन ने कहा था कि उच्च जातियों से संबंधित व्यक्ति, विशेषकर ब्राह्मण जाति से संबंधित व्यक्ति मांस नहीं खाते हैं। परंतु ये चीज़, ये तथ्य उन लोगों पर लागू नहीं होता जो सामुद्रिक क्षेत्र के पास रहते हैं या ठंडे क्षेत्रों में रहते हैं। ठीक है, तो ये बात इस तरीके से मैंने आपको समझाने के लिए एक बताई है, लेकिन ये फुल फॉर्मूला नहीं है। हो सकता है कि कुछ कश्मीरी पंडित मांस खाते हो, कुछ कश्मीरी पंडित मांस नहीं खाते हो। ठीक है, लेकिन ये अमूमन ये देखने में आता है। अब उसके बाद क्या होता है, ये उदाहरण मैंने आपको किस संदर्भ में बताया, भौगोलिक तथा सामाजिक परिस्थितियों में। अब इसके बाद संस्कृति पूर्णतः सामाजिक आविष्कार का परिणाम होती है। यहाँ भौगोलिक आविष्कार की बात नहीं हो रही है, सामाजिक आविष्कार करने की ज़रूरत मानव आवश्यकताओं के कारण होती है। देखिए मैं आपको एक उदाहरण बताती हूँ कि क्योंकि उस जगह मैं स्वयं एक लंबे समय रही जिन क्षेत्रों में बहुत अधिक बरसात होती है, जैसे मणिपुर, मैं वहाँ स्वयं रही हूँ, इसलिए मैं आपको उदाहरण पूरे विश्वास से दे सकती हूँ। वहाँ कितना भी बड़ा घर क्यों ना हो, लेकिन जो उसकी छत है वो खपरेल वाली होती थी। क्यों? क्योंकि लगातार जब 12 महीने में से 7 या 8 महीने बरसात होती है तो वहाँ की जो मकान बनाने की जो शिल्प कला है, गृह शिल्प कला है, अगर जिस तरीके से जो छत राजस्थान में बनाई जाती हैं या उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश में बनाई जाती हैं, तो वहाँ पानी की लीकेज नहीं होगी क्योंकि इतनी बरसात नहीं होती। लेकिन उन क्षेत्रों में इतनी अधिक बरसात होती है कि वहाँ प्रेफरेंस, देखिए फिर किसी भी चीज़ का संपूर्ण सत्यता नहीं हो सकती, 100% तौर पे गारंटी के साथ कोई भी बात नहीं कही जा सकती, लेकिन ऐसी संभावना हमेशा रहती है कि जहाँ बरसात होती है वहाँ खपरेल वाले घर बनाए जाते हैं, क्योंकि उसमें स्लाइड होती है जिससे पानी तेज़ी से नीचे की तरफ आ जाता है। वहाँ का पहनावा भी अलग होता है ना, कि ऐसे कपड़े जो सहज हो, जो बरसात में भीगने में बहुत ज़्यादा असुविधा नहीं हो। अब इसके बाद हम बार बार किस बात को दोहरा रहे हैं कि प्रत्येक समाज की अपनी एक विशिष्ट संस्कृति होती है। आपको ये बात याद रखनी पड़ेगी, संपूर्ण राष्ट्र की भी एक संस्कृति नहीं होती। राष्ट्र में अलग अलग क्षेत्रों में, जो मैंने बात कही कि संस्कृति स्थान सापेक्ष होती है, एक स्थान की जो संस्कृति है वो दूसरे स्थान की संस्कृति नहीं है। ठीक है, अब उसके बाद हम अगली विशेषता पर आते हैं। उससे पहले हम थोड़ा सा और इसको समझते हैं कि यूँ तो प्रत्येक समाज की एक विशेष प्रकार की संस्कृति होती है, परंतु उसके बावजूद भी कुछ कॉमन विशेषताएं होती हैं, कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो एक से सामान्य होते हैं। देखिए संस्कृति की बात हम करते हैं तो संस्कृति का निर्माता मनुष्य, ये बात तो मैं आपको कितनी बार समझा चुकी हूँ। अब धर्म भी मनुष्य द्वारा बनाया गया है, तो जैसे कॉमन फैक्टर क्या है, भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार की संस्कृति उनके भौगोलिक और सामाजिक पर्यावरण के अनुसार बनाई गई है, परंतु भारतीय धर्म अनुमम सभी जगह, पूरे भारतीय राष्ट्र की अगर मैं बात करूं तो गौ हत्या यहाँ पाप माना जाता है। तो ये कॉमन विशेषता हो गई ना। तो हमें इस बात को भी समझना पड़ेगा कि स्थान सापेक्ष तो है संस्कृति, परंतु उसके बावजूद भी संस्कृति के कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो एक से सामान्य होते हैं। और इसके संबंध में मानवशास्त्री मोडॉक एक प्रसिद्ध मानवशास्त्री हैं, उन्होंने इसे संस्कृति का सामान्य हर कहा है। ये प्रश्न मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि मोडॉक ने संस्कृति का सामान्य हर कहा है, इसका क्या तात्पर्य है? तो इसका तात्पर्य क्या है कि एक विशेष प्रकार की संस्कृति सबकी होती है, परंतु इसके बावजूद भी प्रत्येक समाज में संस्कृति के कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो एक से या सामान्य होते हैं। वहीं बील्स तथा हाइजर, ये भी सामाजिक वैज्ञानिक हैं, इन्होंने लिखा ऊपर से देखने से ऐसा लगता है कि न्यूयॉर्क, ये एक मॉडर्न सिटी है ना, इसलिए इसका उदाहरण दिया जा रहा है, या पेरिस या एस्किमोज आप जानते हैं, जहाँ
सिर्फ और सिर्फ बर्फ़ है, बर्फ़ के बने हुए घर में लोग रहते हैं, जानवरों की खालों के फर पहनते हैं। वहाँ आपको शिक्षा, ज्ञान, इन सब चीज़ों की, क्योंकि जीवन जीना ही अपने आप में बहुत दुर्लभ है, तो इन सारी बातों का तो प्रश्न ही नहीं उठता। तो यहाँ पर बील्स तथा हाइजर ने लिखा है कि ऊपर से देखने में तो ऐसा लगता है कि न्यूयॉर्क या पेरिस या एस्किमो की संस्कृति में पर्याप्त अंतर है, परंतु इसके बावजूद भी इन दोनों या इन तीनों संस्कृतियों का अगर हम विश्लेषण करें तो इनमें कुछ सामान्य विशेषताओं को ढूंढा जा सकता है। विभिन्न संस्कृतियों की सामान्यता को ढूंढने का सबसे सीधा तरीका यह है कि उनके कार्यों का विश्लेषण किया जाए। किसी भी संस्कृति के अध्ययन से पता चलता है कि संस्कृति समाज के सदस्यों की शारीरिक तथा मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। ये बात मैं भली बात ही आपको समझा चुकी हूँ कि कैसे शारीरिक और मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। संसाधनों को प्रस्तुत करती है जिनकी सहायता से मनुष्य को वस्त्र तथा निवास प्राप्त होता है, जो ये सभी समाजों की मौलिक आवश्यकता है। अब हम इसके बाद एक और विशेषता पढ़ेंगे। संस्कृति में सामाजिक गुण निहित होते हैं। कौन से गुण निहित होते हैं? सामाजिक गुण। संस्कृति की प्रकृति निश्चय ही सामाजिक है, ये बात तो बिल्कुल स्पष्ट है, इसमें कहीं कोई कन्फ्यूज़न ही नहीं है, कहीं संशय ही नहीं है। संस्कृति मानव आवश्यकताओं की प्रतिक्रिया स्वरूप सामाजिक आविष्कार का फल है। समाज की परंपरा संस्कृति को जीवित रखती है। ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि समाज में जो परंपराएं हैं वही संस्कृति को जीवित रखती है। संस्कृति सामाजिक इस अर्थ में भी है कि संस्कृति किसी व्यक्ति विशेष या 2-4 व्यक्तियों की धरोहर नहीं है। देखिए, अब आपके मन में एक प्रश्न आ सकता है कि संस्कृति भी सीखा हुआ व्यवहार है और सोशलाइजेशन जो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, सामाजिकरण भी सीखा हुआ व्यवहार है, तो क्या दोनों एक ही चीज़ हैं? इस प्रश्न का उत्तर आप स्वयं खोजने की चेष्टा करें। ये आपका एक असाइनमेंट है, क्योंकि आपने फर्स्ट ईयर में बहुत अच्छे से पढ़ा था कि सामाजिकरण क्या है, और दोनों में हमें एक कॉमन फैक्टर क्या दिखाई दे रहा है? सीखा हुआ व्यवहार, संस्कृति में भी और सामाजिकरण में भी। अगर आप मुझे आने वाले 1-2 समय में इसका उत्तर नहीं दे पाए तो मैं समझ जाऊंगी कि आपको इसका उत्तर नहीं आ पा रहा है, और कोई बात नहीं, मेरा काम ही आपको आपके उलझे हुए प्रश्नों का उत्तर देना है, तो फिर मैं आपको उत्तर दूंगी। तो ये आपके असाइनमेंट का एक हिस्सा है कि संस्कृति और सामाजिकरण दोनों ही सीखा हुआ व्यवहार है, तो दोनों के मध्य क्या अंतर है। ठीक है, अब इसके बाद हम करते हैं संस्कृति समाज के समस्त या अधिकतर सदस्यों का सीखा हुआ व्यवहार प्रतिमान होता है, इसलिए संस्कृति समाज की संपूर्ण सामाजिक विधि का प्रतिनिधित्व करती है। किसी सामाजिक गुण के कारण समाज का प्रत्येक सदस्य संस्कृति को अपनाता है। क्योंकि संस्कृति सबका हुआ व्यवहार, सीखा हुआ व्यवहार प्रतिमान है, इस कारण इसमें व्यक्तिगत व्यवहारों पर सामाजिक दबाव डालने की शक्ति होती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है बच्चों ये, कौन सा? कि संस्कृति सीखा हुआ व्यवहार प्रतिमान है, परंतु इसमें व्यक्तिगत व्यवहारों पर भी सामाजिक दबाव डालने की शक्ति होती है। अब उसके बाद हम जानते हैं अगली विशेषता, समूह के लिए संस्कृति आदर्श होती है। ये बिल्कुल स्पष्ट है कि हम उसे देखिए, हर चीज़ सीखा हुआ व्यवहार संस्कृति नहीं हो सकेगा। किसी का गला काटना आपने किसी अपराधी से सीख लिया, वो हमारी संस्कृति नहीं है। चोरी करना हमारी संस्कृति नहीं है। जो कुछ सकारात्मक है, जो समाज के विकास में उत्थान में योगदान दे, वो हमारी संस्कृति है। परंतु किसी का नुकसान पहुंचाना, झूठ बोलना, अत्याचार करना, अनाचार करना, ये हमारी संस्कृति नहीं है। ये अवश्य आप ये कहेंगे भाई ये सीखा हुआ व्यवहार है, मैंने तो किसी से सीखा, परंतु वो हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं है। तो सब कुछ जो आपने सीखा है वो संस्कृति का हिस्सा नहीं हो सकता। वही संस्कृति का हिस्सा है, सीखा हुआ व्यवहार है, जो समाज के लिए सकारात्मकता का भाव उत्पन्न करे। तो समूह के लिए संस्कृति आदर्श होती है, ये बात हमने जानी, ये संस्कृति की एक विशेषता है। मुरडॉक ने संस्कृति की इस विशेषता की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया। मुरडॉक कौन है? व्यक्ति तो है भाई, लेकिन है कौन? सामाजिक वैज्ञानिक है। इनके मतानुसार काफ़ी हद तक सामूहिक आदतों
की जिसमें संस्कृति का निर्माण होता है, व्यवहार के आदर्श या नियम प्रतिमान हैं। देखो बेटा, सामूहिक आदतें, सामूहिक आदत क्या है? किस प्रकार से भोजन ग्रहण करना, किस प्रकार से ईश्वर का अभिवादन करना, किस प्रकार से बड़ों का अभिवादन करना, किस प्रकार से छोटों से व्यवहार करना, ये सामूहिक तौर पर ये हमारी आदतें, किस प्रकार से चलना, ठीक है, ये हमारी सामूहिक आदतें हैं जिनसे संस्कृति का निर्माण होता है। तो व्यवहार के ये आदर्श नियम या प्रतिमान है, इसका तात्पर्य यह हुआ कि यह समाज या समूह के सदस्यों की दृष्टि में उनकी संस्कृति सामाजिक व्यवहार का एक आदर्श मान है और इस कारण उसे स्वीकार करना और उसी के अनुरूप व्यवहार को ढालना ही उचित होता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। यद्यपि ये सच है कि व्यवहारिक तौर पर इन आदतों को आदर्श के रूप में ग्रहण करना उतना सहज नहीं है, विशेषकर जब अपनी संस्कृति की तुलना दूसरी संस्कृति से की जाए। कैसे? मेरे लिए अगर मुझे कहा जाए कि मैं हिंदू धर्म को पर विश्वास करती हूँ और मुझे कहा जाए कि आप ईसाई धर्म के जो पूजा पाठ की विधि हैं उन्हें, वो भी तो सीखा हुआ व्यवहार है, वो भी आप सीख सकते हैं, तो उसे अपना लें, तो मेरे लिए ये सहज नहीं होगा। ये मैंने एक उदाहरण दिया और बच्चों, मैं पिछले 2 सालों से आपको बता रही कि मैं करके उदाहरण क्यों देती हूँ, जिससे आप उस उदाहरण से स्वयं को जोड़ सकें। ठीक है, अब हम आते हैं, संस्कृति मानव आवश्यकता की पूर्ति करती है। किसकी आवश्यकता की पूर्ति करती है? मानव आवश्यकता की पूर्ति करती है। मानव समाज की संस्कृति के कुछ विशिष्ट कार्य होते हैं। ये मानव की प्राणी शास्त्रीय तथा सामाजिक दोनों प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति के साधन बनते हैं। हम बार बार दोहरा रहे हैं, प्राणी शास्त्रीय आवश्यकताएं हमारी क्या हैं कि हमें, देखिए, संस्कृति का एक हिस्सा है विवाह संस्था, तो प्राणी शास्त्रीय आवश्यकताओं की पूर्ति विवाह संस्था में प्रवेश करने के बाद हमें प्राप्त हो जाती है। या हमें, हमारी शारीरिक आवश्यकताएं क्या हैं कि हमारे शरीर की हमें रक्षा करनी है, उसके लिए वस्त्र क्या है? हमारी संस्कृति का हिस्सा है। हमारी शारीरिक आवश्यकता क्या है कि हमें अपने आप को धूप, धूल, मिट्टी, बरसात, सर्दी से बचा के रखना है, जिससे हम अपने शरीर की रक्षा कर सकें। उसके लिए हमें क्या है? मकान का निर्माण करना है, वो हमारी संस्कृति का हिस्सा है। तो ये सारी चीज़ें, हमारी आवश्यकताएं क्या हैं? संस्कृति से पूरी होती है। इन आवश्यकताओं की पूर्ति के साधन क्या बनते हैं? संस्कृति बनती है। तो किसी संस्कृति या सांस्कृतिक तत्व अथवा प्रतिमान की निरंतरता इस बात पर निर्भर होती है कि उसमें शारीरिक तथा सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने की क्षमता है या नहीं है। जिस प्रकार व्यक्तिगत आदतें तभी बनी रहती हैं जब उसमें व्यक्ति सचेत या अचेत इच्छा या प्रेरणा की तृप्ति या पूर्ति होती है उसकी, इसी प्रकार संस्कृति की सामूहिक आदतों में भी समूह की आवश्यकता की पूर्ति का गुण होता है। ठीक है, ये बात आप समझ गए। अब इन सारी बातों को समझने का सार आपको कुछ बिंदुओं में याद करना है। संस्कृति सीखा हुआ व्यवहार है, संस्कृति मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, संस्कृति हस्तांतरित होती है, संस्कृति का व्यक्ति के व्यक्तिगत व्यवहार पर भी दबाव होता है। इन समस्त बातों को हमने जाना समझा और मैं ये लगातार देख रही हूँ कि तृतीय वर्ष के विद्यार्थी पिछले वर्ष भी बहुत संजीदा थे, अपनी पढ़ाई को लेकर संवेदनशील थे। तो ये मैं आशा करती हूँ कि इस वर्ष भी आपकी संवेदनशीलता, आपका ये प्रयास निरंतर बढ़ता जाएगा, क्योंकि ग्रेजुएशन का ये आपका आखिरी साल है। आप जितने अच्छे नंबर लाएंगे तो आपकी ओवरऑल परसेंटेज जो बीए की है वो बढ़ जाएगी। तो प्लीज़ इस साल आप बहुत मेहनत कीजिए और पिछले 2 सालों में जहां आपके अंकों में, आपके प्रतिशत में कमी रह गई है, उसे बढ़ाने का प्रयास कीजिए। इस वीडियो को ध्यान से सुनिए, कुछ देर बाद मैं आपको इसके नोट्स भी उपलब्ध करा दूँगी, असाइनमेंट भी दूँगी, उन सबको कीजिए। तत्पश्चात अगर आपको कहीं कोई समस्या है तो आप मुझसे बात कीजिए। खूब मेहनत कीजिए। कल रविवार है, उसके बाद सोमवार है। जहाँ कहीं दिक्कत आएगी आपको, आप मुझसे व्हाट्सएप पे प्रश्न पूछ सकते हैं। मेरी हमेशा आपके साथ बहुत सारी शुभकामनाएं। निरंतर प्रयास कीजिए और उत्तरोत्तर अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रगतिशील होइए। धन्यवाद।